हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अवर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। हेयर दिस इज सुचिता सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने प्रीलिम्स के सिलेबस के दो टॉपिक मतलब भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा को बहुत ही अच्छी तरह से हर एक फैक्ट को कवर करते हुए पढ़ लिया है। ठीक है, आज से हम अपने सिलेबस के थर्ड टॉपिक मतलब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पिछले दो टॉपिक्स जो कि हमने कवर कर लिए हैं उनमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ लें। आप हमें कमेंट करके बता दें, जिससे आपको आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, तो देखिए, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के स्रोत पर भी एक बार डिस्कशन कर लिया था। किस कंट्री से क्या अडॉप्ट किया गया है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ओके, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि एमपीपीएसएस के प्री और मेंस के एग्जाम में इसकी क्या वैल्यू है। तो अगर अब हम प्री की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमारे प्री के सिलेबस में भी मेंशन है और मेंस के सिलेबस में भी है। ये तो हमने अपने सिलेबस डिकोडिंग की क्लास में ही देख लिया था। मगर अगर वेटेज की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में भी फंडामेंटल राइट से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एमपीपीएसएस का फेवरेट टॉपिक है। अगर आप 2022 का भी प्रीलिम्स पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से आए हुए थे। ठीक है, और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे विशेषता, आलोचना और भी तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम मेंस पढ़ेंगे तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी हमारी प्रीलिम्स की क्लासेस हैं तो हम प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से हर एक फैक्ट को, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ऑल राइट, सो चलिए फिर हम आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले आपका ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि अधिकार किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ राइट। ओके, सो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप हर एक वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मेंस के सिलेबस में फाउंडेशन की तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, सो देखिए, अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार एक तरह से क्लेम होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप एक क्लेम करते हैं तो वही आपका अधिकार कहलाता है। तो अधिकार बेसिकली ऐसे दावे या फिर ऐसे क्लेम को ही कहते हैं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, फिर उसके अलावा अगर हम अधिकार के प्रकार की बात करें तो अधिकार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट, दूसरा मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट और तीसरा मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ही बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भी मेंशन है। ओके, आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। हालाँकि आज हम मौलिक अधिकार पर ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट को भी सुन लें। ओके, सो देखिए, अगर हम नेचुरल राइट की बात करें तो नेचुरल राइट वे राइट होते हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। मतलब प्रकृति ने जो राइट सबको प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो फिर ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो या कोई भी क्रिएचर हो, उसे हम नेचुरल राइट कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, ये आपका एक नेचुरल राइट हो गया। ऑल राइट, फिर उसके बाद दूसरा है मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा कि वे अधिकार जो ह्यूमंस के लिए हैं, मतलब हर सभी क्रिएचर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए इक्वली अवेलेबल है, तो उसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ओके, और थर्ड है हमारा मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सबके लिए इक्वली अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो आप किसी भी देश में चले जाएं, कहीं भी वर्ल्ड में चले जाएं, आपकी ह्यूमन राइट्स सेम रहेंगे। मगर फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा उस कंट्री के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो वो कंट्री में तो आपका एक समान ही रहेगा, मगर जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स न दिए जाएँ। ठीक है, हालाँकि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो फॉरेनर्स मतलब विदेशी और भारतीय इंडियंस दोनों के लिए है। हम उस पर भी आगे एक बार ओवरव्यू लेके चलेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी को अधिकार किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। और हमने संविधान सभा पढ़ा था तो उसमें भी पहले हमने देखा था कि कब डिमांड हुई, किसने डिमांड की।
तो आज भी हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि कितनी बार डिमांड हुई, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई और क्या इसका बैकग्राउंड रहा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है 1215 एडी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा। ये जब हमने संविधान की मांग पढ़ा था तो हमने ये डिस्कशन किया था कि सबसे पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ओके, सो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक में सब कुछ लिखा कि हमें भेदभाव की समाप्ति चाहिए और हमें कुछ अधिकार चाहिए, ठीक है। यह अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों की मांग थी। तो सबसे पहले भारत में अगर अधिकार की मांग कहें तो हो जाएगा 1895 में स्वराज विधेयक, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने लाया था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1931 में कराची अधिवेशन। तो अब आप सभी चलिए पहले कमेंट करके बताएं कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था उसके हेड कौन थे, ठीक है। हमने संविधान की मांग में पढ़ा था, तो आप सभी बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। हमने अपने संवैधानिक मार्ग में भी पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स मतलब 19 मौलिक अधिकार की मांग की गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब संविधान सभा बन गई, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हो गया, तब कई सारी समितियां बनी, कमिटीज़ बनी, ठीक है। उसमें से मौलिक अधिकार की भी समिति बनी। फंडामेंटल राइट कमेटी के जो हेड थे वो सरदार पटेल थे और बेसिकली इन्होंने ही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। फिर उसके अलावा उप समिति मतलब मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्ष थी वो जेबी कृपलानी थी। ओके, तो आई होप कि आपको मौलिक अधिकार की मांग डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई और इंडिया में कब कब हुई ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपने पिछले स्लाइड पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म्स लिखे हुए हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मैग्ना कार्टा पार्ट 3। देखिए बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है हमने ये भी डिस्कशन किया, क्योंकि पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑल राइट, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिका, मतलब यूएसए से फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखें। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इनफोर्सेबल बट नॉट एब्सोल्यूट। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में मिल। तो अब आप इनफोर्सेबल बट नॉट एब्सोल्यूट का मतलब समझिए, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल हाँ हो जाएगा कि हाँ मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अब वाद योग्य क्या होता है वो ध्यान से सुने। ओके, सपोज करें अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, चाहे फिर वो सरकार हो, राज्य हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमको हमारे मौलिक अधिकार दिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये राइट है कि वो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करे। तो बेसिकली इसे ही वाद योग्य कहा जाता है कि जो अधिकार जो राइट हमें जुडिशरी के द्वारा दिलाए जा सके उसे हम वाद योग्य कहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है मतलब आत्यांतिक है, तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि आपको हर परिस्थिति में दिए जाएंगे, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है। मतलब जैसे आपातकाल के समय आपको आपके मौलिक अधिकार से बिल्कुल वंचित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन इनफोर्सेबल है। ओके, फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन राइट, आर्टिकल 32 एंड 226। अब देखिए अगर हम मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, ये पावर है कि वो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को पावर है कि वो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ राइट्स के लिए रिट जारी करने की पावर है, ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में रिट जुरिस्डिक्शन पावर ही है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे
कि रिट जुरिस्डिक्शन पावर में किसका क्षेत्र अधिकार ज़्यादा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो आपका आंसर हाई कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को इसके अलावा भी कई मामलों पर रिट जारी करने की पावर होती है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7 बट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 फंडामेंटल राइट्स आर 6। ओके, तो देखिए हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है, मतलब 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या अब 6 है। तो वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6 मतलब 6, और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या तो 7 मतलब 7। ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार मेंशन था उसको हटा करके आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 300 ए में एज अ लीगल राइट, एज अ कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर फंडामेंटल राइट। ओके, अब आप समझें मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में अंतर, ठीक है। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो हमसे कोई भी न छीन सके, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर खुद कानून मतलब लॉ हो, कोई भी हमसे उस अधिकार को नहीं छीन सकता है, ठीक है। लेकिन कानूनी अधिकार ऐसा नहीं है। कानूनी अधिकार को आपसे कानून के द्वारा छीना जा सकता है, ठीक है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच। तो अभी हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है मतलब संपत्ति का अधिकार है, वो आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत एक लीगल राइट है। ओके, तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट मतलब जो हमारे वर्तमान संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हैं, उनको लिखा गया है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन अपने पूरे 6 फंडामेंटल राइट पर बात करते हैं। ओके, सो देखिए पहला फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में मेंशन है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 18 से आर्टिकल 22 तक मेंशन है। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मेंशन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मतलब फोर्थ फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक मेंशन है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, मतलब एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मेंशन है। ओके, फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 31 आता है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। संपत्ति का अधिकार ही आर्टिकल 31 में था, जो अब 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लास्ट फंडामेंटल राइट, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। ओके, आप इनको कोशिश करें कि एज इट इज़ मतलब पूरा वन बाय वन सीक्वेंस से लर्न कर लें, क्योंकि यहाँ से मैच द कॉलम भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ओके, कि कौन सा मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल में मेंशन है। ऑल राइट, फिर उसके बाद अब चलिए हम वन बाय वन अपने पूरे मौलिक अधिकार मतलब संविधान के भाग 3 पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आएगा कि हमने पढ़ा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर तो 14 से स्टार्ट है। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 और 13 क्या है। ओके, तो देखिए आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको पार्ट 4 में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको आर्टिकल 152 उसमें भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम पार्ट 3 के अकॉर्डिंग राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा जो दी है उस पर बात करें, तो राज्य शब्द के अंतर्गत संसद मतलब पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, स्थानीय सरकार मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत, म्यूनसिपाल्टीज़, ये सब आपके राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई भी
ऐसी बॉडी जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल हो, उसने कोई भी फंड दिए हों, वो सब राज्य शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है? आई होप आपको स्टेट वर्ड में क्या-क्या आता है, ये क्लियर हो गया हो, ठीक है? तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, तो आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ मतलब विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक है? आर्टिकल 13 के कुछ क्लॉजेस हैं, जिन पर हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, ओके? सो आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले तक था, मतलब कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, अगर वो कहीं से भी फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करता है, कम करता है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? फिर क्लॉज 2 है कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो कि राज्य के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बनाया गया है, मतलब जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो भी अगर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करते हैं, तो उनको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद सब क्लॉज 3 है, जिसमें लॉ शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक है? मतलब डेफिनेशन ऑफ लॉ दी गई है, जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में मेंशन है, ओके? सो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि समता और समानता दो अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है? मोस्टली बच्चे समझते हैं कि इक्वलिटी और इक्विटी सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्वलिटी और इक्विटी होमोफोन्स है, जो कि साउंड तो सेम करते हैं, मतलब साउंड ये सिमिलर करते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो इन डेप्थ एक दूसरे से अलग अलग रहता है, ठीक है? अगर हम इक्वलिटी की बात करें और इक्विटी की बात करें, तो इनमें डिफरेंस आप इस पिक को देख के समझ सकते हैं, ठीक है? तो आप इस पिक को ध्यान से देखें और दोनों पिक में डिफरेंस को फाइंड आउट करें, ओके? तो देखिए, आप पहली पिक में देख सकते हैं कि एक थोड़ा बड़ा मतलब एडल्ट है, एक बॉय है और एक छोटा-सा किड है, ओके? तीनों को एक ही बॉक्स दिए गए हैं, जबकि तीनों की हाइट में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब उनकी हाइट को ना देखते हुए उनको सेम रिसोर्सेज़ अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है? उनकी हाइट क्या है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, किसको थोड़ी ज़्यादा नीड है, मतलब किसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब ना देखते हुए उनको बराबर रिसोर्सेज़ मतलब एक-एक बॉक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है? ये हो गया आपका इक्वलिटी का एग्ज़ाम्पल। अब हम दूसरे पिक मतलब दूसरे इमेज पर डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी इमेज में जो रिसोर्सेस हैं मतलब जो बॉक्स है उसको हाइट के अकॉर्डिंग या फिर नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है? जिसकी हाइट ज़्यादा थी उसे एक भी बॉक्स की नीड नहीं थी, तो उसे एक भी बॉक्स नहीं मिला है। जिसकी हाइट मीडियम थी उसने एक बॉक्स की नीड थी तो उसे एक बॉक्स मिला है। लेकिन जिसकी हाइट थोड़ी कम थी उसको 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर रिसोर्स बेस नहीं है, यहाँ पर बेस इस बात को बनाया गया है कि सब एक लेवल पर रहे, ठीक है? जबकि इक्वलिटी में ऐसा नहीं है। इक्वलिटी में आप किसी भी वर्ग के हों, आप किसी भी सर्कमस्टेंस से बिलॉन्ग करते हों, डज़न्ट मैटर, आपको सबकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आई होप आपको इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट मतलब जो राइट टू इक्वलिटी है उसका बेस आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ इक्वलिटी और व्हाट इज़ इक्विटी, ओके? सो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम वन बाय वन समता के अधिकार में जो आर्टिकल्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, ओके? सो देखिए, हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ठीक है? फिर उसके बाद आर्टिकल 15 है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति, मतलब 5 ग्राउंड्स पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो ग्राउंड्स क्या हैं? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है? फिर उसके बाद आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर समता, मतलब इक्वेलिटी इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब एंड ऑफ टाइटल्स, ओके? और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स भारतीय व विदेशी दोनों को मिले हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण है, ये भी भारतीय व विदेशी दोनों को मिला हुआ है, ठीक है? और उसके बाद आर्टिकल 15 जिसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है, और आर्टिकल 16 जिसमें
एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, वो सिर्फ भारतीय के लिए है, मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए है। ओके, तो आपने देखा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में क्या क्या है। ठीक है, अब चलिए हम इन पर थोड़ा ब्रॉड व्यू लेके चलते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। पहला विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा विधि के समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब अलग अलग इनका मतलब है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट हो कि ना हो, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप कोई भी हो, आपके साथ एक ही व्यवहार किया जाएगा। हालांकि आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आर्टिकल 105, जिसमें संसदीय विशेष अधिकार, मतलब स्पेशल राइट्स ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है। फिर आर्टिकल 194, आर्टिकल 361, इन सब में लगभग राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संरक्षण, एमएलए के संरक्षण, इन सब की बात की गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 का जो पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब विधि के समक्ष समता, उसके अपवाद है। ठीक है, और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों के समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप जिस वर्ग के हैं आपको उस वर्ग में सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं अडल्ट्स की बात करें तो उनका किराया लगता है। ठीक है, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, मतलब जो जिस वर्ग के हैं उनको उस वर्ग के समान ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 14 में दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट मतलब विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश से लिया गया है, और दूसरा यूएसए से लिया गया है। ठीक है, पहले में कहीं ना कहीं नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किस वर्ग से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको नहीं देखा जाता है। ठीक है, और दूसरा मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 15, मतलब सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। ठीक है, इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर खुद राज्य हो, लेकिन वो किसी के साथ इस बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 15 के कुछ सब क्लॉज भी हैं, आइए हम उन पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ओके, सो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में, जो कि आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, उसमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए उपबंध, मतलब स्पेशल प्रोविजंस फॉर चाइल्ड एंड वुमेन्स है। इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैटरनिटी लीव हो जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य किसी भी अगर बच्चे या महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करता है तो वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन, मतलब उसका उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 है पिछड़े वर्ग या एसटी के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह की बात की गई है जो हमारे समाज में थोड़ा पिछड़े हैं। अगर राज्य उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न, कोई स्पेशल स्कीम निकालता है तो वो भी आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा डीप में तो एक एक्ट भी आया था 2000। अगर अब हम थोड़ा प्रीलिम्स से हट के बात करें तो एक एक्ट आया था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। ठीक है, मतलब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब जो पिछड़े वर्ग एससी एसटी के लोग हैं, उनके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में 27% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की जाएंगी। ठीक है, फिर चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उनमें 27% सीट को रिज़र्व किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक आरक्षण। बेसिकली ये 2016 में ऐड किया गया है।
ये प्रोविज़न बेसिकली उनके लिए है जो जनरल और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है? तो उनके लिए आर्टिकल 15 के सब क्लॉज़ 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक आरक्षण है, ओके? ये अबाउट 10% रहता है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 16 है, जिसमें लोक नियोजन के अवसर में समानता मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज़ 3, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज़ 4, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज़ 4A, 4B और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज़ 5। देखिए, बेसिकली आपको सब क्लॉज़ नहीं याद रखने हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आरक्षण का प्रावधान मतलब प्रोविज़न ऑफ रिज़र्वेशन ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर आर्टिकल 16 का सब क्लॉज़ 4 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इतना याद रखें। बाकी कौन-सा सब क्लॉज़ किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, हम उसको भी बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके? तो चलिए फिर अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बेसिकली अस्पृश्यता का अंत मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है, बस ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें आप मेंस में पढ़ेंगे सिविल राइट एक्ट और भी इसमें कई सारे अधिनियम आए थे, ठीक है? फिर हमारा लास्ट है उपाधियों का अंत मतलब एंड ऑफ टाइटल्स। अब आप सभी ये समझें कि उपाधि किसे कहते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया नहीं गया है, मतलब टाइटल वर्ड क्या रेफ़र करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स दिया करते थे, जैसे राय बहादुर, ये सब टाइटल्स का अब एबॉलिशन हो गया है, ठीक है? मतलब ये टाइटल्स कोई अपने नेम के आगे एज़ अ प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं यूज़ करेगा, ऑलराइट? अब बेसिकली आप ये समझें कि जो पद्म भूषण, पद्म रत्न ये सब अवार्ड हैं, ये आर्टिकल 18 का एबॉलिशन नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब जितने भी मिलिट्री अवार्ड हैं, जितने भी सेना संबंधी या विधि संबंधी अवार्ड हैं, ये आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं करते हैं, ऑलराइट? अगर हम सिविल अवार्ड्स मतलब पद्म रत्न, पद्म भूषण ये सब की बात करें तो ये 1954 में स्टार्ट हुए थे। देसाई सरकार में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है? लेकिन फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सिविल अवार्ड्स हैं उनको स्टार्ट किया और ये प्रोविज़न किया कि कोई भी इंसान अपने नेम के आगे इन सिविल अवार्ड्स का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? आगे मतलब एज़ अ प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों तौर से इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है? मतलब अगर किसी को पद्म रत्न या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो अपने नाम के आगे पद्म भूषण नहीं लगा सकता, ठीक है? और अगर हम बात करें एजुकेशनल डिग्रीज़ की जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सब बिल्कुल भी आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं करते हैं। आप तो बेसिकली आप इन द सेंस समझ सकते हैं कि आर्टिकल 18 में राय बहादुर, राय साहब, राजा साहब और ज़मींदार इन सब वर्ड का मतलब ये जो सब टाइटल्स हैं, इनका एबॉलिशन किया गया है, ठीक है? आई होप आप सभी को समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समझ में आ गया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट अस नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।